नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को हम एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर रिजर्वेशन के मामले को थोड़ा समझा था। आज हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के दरवाजे ओपन करने वाली जजमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। इस केस का नाम है मेनका गांधी केस ऑफ 1978। अब इसकी कहानी शुरू होती है 1977 में, जब मेनका गांधी, हु एज यू माइट बी नोइंग वाज द वाइफ ऑफ संजय गांधी, हु वाज द सन ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी. She had applied for a passport, but Passport Act of 1967 के अंदर सेक्शन 10 होता था, जिसके अंदर यह कहा जाता था कि पासपोर्ट रिवोक या डिनाई किया जा सकता है, किसी पर्सन का इंपाउंड किया जा सकता है। जैसे कई बार ड्राइविंग लाइसेंस इंपाउंड हो जाता है, वैसे ही पासपोर्ट भी किया जा सकता है। मेनका गांधी जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सेक्शन 10 के अंदर उनको बताया गया कि आपका जो पासपोर्ट है वो रिवोक कर लिया गया है, वापस ले लिया गया है। इसका मतलब कि आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। तो सबसे पहला इस पर्टिकुलर केस से सवाल ये इमर्ज होता है कि ये जो राइट है, अधिकार है भारत के बाहर जाने का, ये कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है? डज इट कम अंडर द आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, या ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हिस्सा है? दूसरा क्वेश्चन यहां पे इमर्ज होता है कि अगर ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हिस्सा है, जैसा कि मेनका गांधी जी क्लेम कर रही थी कि उनको अलाउ नहीं किया गया बाहर जाने के लिए, डिस्पाइट नॉट फेसिंग एनी क्रिमिनल केसेस, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था उनको मना करने का, सिर्फ और सिर्फ जो सेक्शन 10 था वो ये कहता था कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया द पासपोर्ट माइट बी डिनाइड। तो ये जो कंडीशन अप्लाई की गई थी, इस कंडीशन को मेनका गांधी कह रही थी कि ये आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी कंडीशन, जब भी किसी कानून के अंदर आर्बिट्ररी कंडीशन होती है यानी प्रोपोर्शनेट कंडीशन नहीं होती है, तो उसको चैलेंज अक्सर किया जाता है आर्टिकल 14 के अंदर, क्योंकि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है और कहता है कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। बट क्वेश्चन यहां पे ये इमर्ज होता है कि क्या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंदर भी यही कंडीशन अप्लाई होती? क्योंकि अगर हम आर्टिकल 21 को देखेंगे संविधान खोल के, तो हमें यह पता चलेगा कि वहां पे सिर्फ इतना लिखा है दैट द स्टेट शैल नॉट डिप्राइव एनी सिटीजन और एनी पर्सन इन फैक्ट ऑफ their life and their personal liberty except according to procedure established by law, except according to procedure established by law। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में। और अगर आर्टिकल 21 में ऐसा लिखा है और कानून के अंदर एक प्रोसीजर बनाया गया है सेक्शन 10 के अंदर कि पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 के हिसाब से आप किसी को पासपोर्ट डिनाई कर सकते हो, तो इसका मतलब तो सरकार ने जो किया है वो सही है, उस पर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये कि अगर कानून में प्रोसेस लिखी हुई है स्टेप वाइज और उस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो, तब दैट मच इज इनफ, इतना इनफ है आपकी लाइफ और लिबर्टी ले जाने के लिए। बट इन दिस पर्टिकुलर केस इट वॉज नॉट so. Why? Because number one, the process or procedure in itself was not clearly defined in the section 10. Clearly define नहीं किया गया था कि किस एविडेंस के आधार पे, किस प्रोसेस के आधार पे आप श्रीमती मेनका गांधी का या किसी का भी इनफैक्ट पासपोर्ट इंपाउंड कर रहे हैं। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यह था कि उन्हें अपना बचाव करने का, अपना रिप्रेजेंटेशन देने का, है ना, कोई मौका भी नहीं दिया जा रहा। She was not being disclosed और it was not being disclosed कि किस रीजंस की वजह से उनका पासपोर्ट इंपाउंड किया जा रहा है, और इसके अलावा उनको इसे चैलेंज करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था। When such a thing happens and a decision is taken without listening to both the parties, इसको नेचुरल जस्टिस की वायलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल जस्टिस की प्रिंसिपल की वायलेशन। नेचुरल जस्टिस मतलब कि ऐसा न्याय जो कहीं लिखा नहीं होता है। इट इज नॉट रिटन डाउन इन एनी लॉ, इट इज नॉट मेंशन्ड इन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, बट इट इज अंडरस्टूड टू बी करेक्ट और करेक्ट वे टू डिस्पेंस जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस के ना दो मेजर प्रिंसिपल होते हैं। एक प्रिंसिपल होता है दैट
you have to listen to both the parties. That is called audi alterum partem. audi alterum partem. तो अगर आप किसी फैसले पर पहुंचे हो, नतीजे पर पहुंचे हो, तो आपको एक मौका देना है दूसरे पर्सन को भी, सेकंड पर्सन को भी, कि वो अपना पक्ष रख सके, अपना पॉइंट रख सके, अपना आर्ग्यूमेंट रख सके, और उसके बाद फैसला लेना चाहिए। तो यहां पे इस कानून के प्रोसीजर के साथ साथ इसके फेयरनेस, इसके रीजनेबलनेस, इसके जस्ट होने की भी के ऊपर भी सवाल आता है। There comes a question on the fairness of the law, whether the law is fair, whether it is proportionate, whether it is reasonable. ये सारी चीजें जब आप देखने लग जाते हो किसी कानून के अंदर, तो उसे कहा जाता है ड्यू प्रोसेस। सो ड्यू प्रोसेस के दो सब पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस और एक होता है, सेकंड होता है सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस। प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस होता है कि अगर किसी कानून में 5 स्टेप लिखे हैं, दैट इन दिस सीक्वेंस यू हैव टू इंप्लीमेंट द अरेस्ट वारंट। किसी को अरेस्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल एक कानून है, तो उसमें 5 स्टेप लिखे हुए हैं। पहले एफआईआर फाइल करनी है, फिर प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनानी है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर वो 5 स्टेप लिखे हैं और आप वो 5 स्टेप फॉलो करते हो अरेस्ट करते वक्त, तो उसे प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस कहते हैं कि आपने प्रोसीजर फॉलो किया था जो कानून में लिखा था। Substantive due process goes a step ahead and it asks about whether the law, जो कानून है, जो steps है, जो लिखे हुए हैं, क्या वो खुद अपने आप में are they fair, are they just, are they reasonable। अपनी क्लासेस के अंदर मैं अक्सर एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कल को सरकार एक कानून लेके आती है जिसमें यह कहती है कि अगर आप रोड के ऊपर केले का छिलका फेंक देते हो, यानी बनाना पील सड़क पे फेंक देते हो, और अगर हम इसको बैन करने के लिए एक लॉ लेके आते हैं, कानून लेके आते हैं, उस कानून के अंदर पूरा प्रोसीजर बता देते हैं कि एक केले का छिलका फेंकने वाले को किस तरीके से कैसे सजा मिलेगी। अब हम सजा ये लिखते हैं कि उसको, केले का छिलका फेंकने वाले बंदे को डेथ पेनल्टी मिलेगी। ठीक है, वंस इट इज प्रोवन दैट द पर्सन हैड सेंट और हैड स्पिल्ट द बनाना पील ऑन द फ्लोर ऑन द रोड, वी से दैट उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये प्रोपोर्शनेट है, क्या ये पेनल्टी, क्या ये पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट है? और अगर ये प्रोपोर्शनेट है, अगर ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, देन मीन्स इट शुड नॉट बी अप्लाइड। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को देखें, if we look at procedure established by law, a parliamentary law which gives death penalty for throwing a banana peel, तो प्रोसीजर तो फॉलो हो रहा है, बंदे को अरेस्ट करते हुए आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो किए जो आपको कानून में लिख के दिए गए थे। पर क्या ये कानून अपने आप में जस्ट है, रीजनेबल है, फेयर है? 1978 से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि हम ये चीज देखेंगे ही नहीं कि कानून जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है या नहीं। If the procedure is being followed, the people or the state can violate Article 21. आपकी लाइफ और आपकी लिबर्टी को वायलेट किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। लेकिन मेनका गांधी केस के जजमेंट के आउटकम के दौरान यह पता लगता है कि कोर्ट ने अपना पक्ष जो है, अपना स्टांस है, वो चेंज कर लिया है। अर्लियर इट यूज्ड टू से दैट वी विल ओनली हैव टू सी द प्रोसेस और प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। नाउ इट सेज दैट वी विल आल्सो सी द सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस। इसका मतलब कानून के जो कंटेंट्स होंगे, वट एवर द कंटेंट्स आर देयर ऑफ द लॉ, वेदर दे देमसेल्व्स आर फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट। तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट के सामने कितने सवाल थे? 4 सवाल थे। पहला सवाल था कि जब हम आर्टिकल 21 को देखते हैं, क्या हम उसे आइसोलेशन में देखें, मतलब जितनी स्टेटमेंट लिखी हुई है बस उतना ही देखें, या हम आर्टिकल 14 और 19 को भी इसके साथ जोड़ें? Why am I saying this? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जिस कंक्लूजन पे आता है वो यही है कि आर्टिकल 14, 19 और 21 मस्ट बी सीन टुगेदर। That is precisely the reason why they introduce a concept जो generally आर्टिकल 14 में यूज होता है, उस कॉन्सेप्ट को वो 21 में डालते हैं। इसका मतलब आर्टिकल 14 के अगेंस्ट, यानी अगर आपने किसी कानून को चैलेंज करना है, दैट ये कानून ना आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
है ना, यही कानून है, यही फंडामेंटल राइट है। अगर आपने किसी कानून को ये बेसिस पे चैलेंज करना है कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, तो वो तब होगा जब आप उस कानून के अंदर ये दिखा सको दैट इट इज अनरीजनेबल, ठीक है, इट इज डिसप्रपोर्शनेट। ये जो कॉन्सेप्शन है कि कानून अनरीजनेबल है, अनफेयर है, अनजस्ट है, ये कॉन्सेप्शन कहां से आता है? आर्टिकल 14 से। लेकिन कोर्ट ने इसे कहां अप्लाई किया? वेयर डिड इट अप्लाई? इट अप्लाइड इन आर्टिकल 21। तो इसीलिए आपको टोटलिटी में देखना चाहिए कि 14, 19 और 21 यानी फ्रीडम्स, जो 6 फ्रीडम्स हैं, जो आर्टिकल 21 के अंदर लाइफ एंड लिबर्टी है, और जो 14 है, दे मस्ट बी सीन टुगेदर। That means if 21 is not being violated, there is a high chance कि 14 भी वायलेट हो रहा होगा। तो इनको इकट्ठा देखना है, कनेक्शन ड्रॉ करना है, और कोर्ट ने इन तीनों आर्टिकल्स के बीच में इसे गोल्डन ट्रायंगल बना दिया। ऑल्दो यू नो दैट गोल्डन ट्रायंगल इंटरनल सिक्योरिटी में इसका कुछ और मतलब है, लेकिन यहां पे इसका मतलब ये निकल के आया। अच्छा, क्या इंडिया से बाहर जब आप जाते हैं, जब आप अब्रॉड जाते हैं, तो वो आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है या आर्टिकल 21 के अंदर आपकी लिबर्टी? तो कोर्ट ने आंसर दिया कि इट इज योर लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 पर्टेन्स टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द कंट्री, इंडिया की टेरिटरी में, और आर्टिकल 21 मींस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आउटसाइड द कंट्री, इंडिया के बाहर जाना हो तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें जजमेंट से मिल गया है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी मैं बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है अब कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वील नॉट ओनली सी द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वील आल्सो सी द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एंड व्हाट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन द प्रीवियस सेक्शन, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। और आखिरी चीज जो यहां पे पूछी जाती है कि क्या राइट टू लाइफ ले जाने वाला कानून जस्टिफाइड है? हां, जस्टिफाइड है, बट इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी जस्ट, it should be fair, it should be proportionate. So if there is a murderer on the loose who has killed 2 people or committed homicide, उस बंदे की लाइफ और लिबर्टी दोनों आप ले जा सकते हो because it is reasonable, just, fair according to the court. बट जैसा मैंने आपको बनाना पील का एग्जांपल दिया, वो आप नहीं कर सकते हो। एक और चीज जो आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन से सामने आती है, विच इज द लास्ट आउटकम बेसिकली ऑफ द मेनका गांधी केस, इज दिस: लाइफ means a life of dignity, and to live with dignity you need a lot of basic things. You need a clean environment, ultimately you need education, health. तो इसके बाद आप देखोगे ये वाली जजमेंट के बाद, जब ये कहा जाता है कि लाइफ सिर्फ जीना नहीं होता है, सिर्फ सांस लेना does not mean life. That means a life should be full, a life should be with dignity, a life should have basic necessities. जब ये चीज सुप्रीम कोर्ट एक बार बोल देता है, 7 जजेस का बेंच बैठा था इस जजमेंट पे, 7 जजेस का बेंच जब बोल देता है कि ऐसा हमें लाइफ की इंटरप्रिटेशन को ब्रॉड रखना है, we must keep the interpretation of life broad, it opens the door for future litigation where people start claiming that right to environment, right to education, right to health, right to shelter should be part of article 21. और ऐसा सच में होता है। अल्टीमेटली आप देखते हो that article 21 का स्कोप कंसिक्वेंट जजमेंट से बढ़ता ही चला जाता है। कभी राइट टू एजुकेशन, कभी राइट टू हेल्थ, कभी राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, कभी राइट टू प्रिवेसी, और फाइनली राइट अगेंस्ट एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऐसे बहुत सारी चीजें आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। This also paves the way for environmental law in India or environmental legislation in India, and it leads to constitutionalization. तो ये वो डोमिनो मूवमेंट है। डोमिनो पता है ना कि एक पीस गिरता है तो सारे आगे गिर जाते हैं, जैसे साइकिल स्टैंड में कई बार होता है। आप लोग को ज्यादा नहीं पता, ज्यादातर आप लोग साइकिल स्टैंड में आज के ज़माने में नहीं रखते हो, है ना। जब हम स्कूल जाते थे तो साइकिल स्टैंड में ऐसे साइकिल्स खड़े होते थे और वहाँ पे एक साइकिल गिरता था तो सारे साइकिल गिर जाते थे। ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है इसका इंपैक्ट इसी प्रकार से, इसी तरीके से पड़ता है ऑन द आर्टिकल 21 एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। एक बार आपने दरवाजा खोल दिया कि आर्टिकल 21 मीन्स अ फुलफिल्ड लाइफ, अ डिग्निफाइड लाइफ, तो उसका स्कोप बढ़ता चला गया। तो इस पूरे कंटेंट को जो मैंने आपके सामने समराइज किया, आपको समझाया, उससे आपको 4 चीजें पता लगती है। एक, आर्टिकल 14, 19 और 21 मस्ट बी रेड अकॉर्डिंग टू अ कनेक्शन बिटवीन ऑल दीज 3 आर्टिकल्स। सेकंड, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 मस्ट बी अंडरस्टूड एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
Third, right to travel abroad falls under Article 21 of the Constitution as a fundamental right. And fourth is your life and liberty can be taken away. It is not an absolute right, but that the law that takes it away, the legislation that takes it away must be fair, must be just, must be reasonable. तो इसी तरीके से हमारे साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए स्पेसिफिकली प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए हमने कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये 70 आवर्स में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस रेडी कर देगा। आई मीन 200 मार्क्स इन यूपीएससी मेंस, है ना, एंड लगभग 35 to 40 मार्क्स इन प्रीलिम्स ये आपके सॉर्ट कर देगा। इसके अलावा हमारे सभी कोर्सेज पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप जजमेंट्स फॉलो करते हैं तो आप कौन सी जजमेंट चाहते हैं कि मैं आगे कवर करूं? विच नेक्स्ट जजमेंट शुड आई डिस्कस? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड।